जिन लोगों ने ये मसला उठाया है उनके सियासी मोटिव्स हैं, उनके ग्रीवियंसेस जो हैं अपनी अपनी सियासी पार्टियों के साथ हैं। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। मेरी इन लोगों से, जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए। जा रहे हैं आप, ये ना हो कि आपके साए पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औल पर। तवक्को के ऐन मुताबिक आज हेयरिंग स्टार्ट हुई 9 रुकनी बेंच की और थोड़ी देर बाद बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस सरदार मसूद साहब ने इस बेंच से अलग हो गए और उसके बाद एक क्राइसिस पैदा हुआ और उस क्राइसिस से निपटने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर नया बेंच बनाया और एक 7 रुकनी बेंच सामने आ गया। उसने फिर हेयरिंग की और हेयरिंग के बाद 2 फैसले हुए। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि एक तो इस केस पे स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा और दूसरा उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि बताएं कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया और इन्हें कहां रखा गया, और इनसे यह भी पूछा गया कि खवातीन को कहां रखा गया और क्या बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जाहिर है अगली समाज जो है सुबह है और यूं महसूस होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द इस केस का फैसला करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस केस का फैसला हो जाता है और मिलिट्री कोर्ट्स की इजाजत नहीं दी जाती तो एक सिनेरियो है और उस सिनेरियो का क्या नतीजा निकलेगा। और अगर इन पिटीशन को निपटा दिया जाता है और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सिविलियन के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं तो एक सिनेरियो डेवलप होगा और उसमें जाहिर है चेयरमैन पीटीआई को नुकसान होगा और उसकी क्या नोयत होगी, क्या शक्ल होगी, ये दोनों चीजें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हसन रजा साहब, सीनियर वकील हैं, शुएब शाहीन साहब, ये भी सीनियर वकील है, और कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब हमें चंद लम्हों में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर वकील है, और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं। जस्टिस साहब आपकी तरफ आऊंगा सर, ये फरमाइएगा आज आपने सारी हेयरिंग सुनी, अब जो चीफ जस्टिस नामजद हैं जब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं और उन्होंने कहा कि जब तक केस का फैसला नहीं होता, जो ज़ाहिर 184(3) का केस चल रहा है, और उस वक्त तक मैं और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो वो भी दोनों किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इसको फिर क्या लिया जाए, क्या ये बेंच है या नहीं है, और अगर ये बेंच नहीं है तो फिर इसका फैसला जो है उसकी क्या हैसियत होगी। जहां तक कि ऑब्जेक्शन है काजी फायज ईसा साहब की, वो अपनी जगह उसमें काफी वजन है। ठीक, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब एक्ट बना भी नहीं था उस वक्त एक इंजंक्शन दे दी गई थी और उसमें डिनाई दे दिया गया था, हालांकि वो नहीं दिया जा सकता था। बहरहाल वो दे दिया गया, लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ, उस पिटिशन के पर फैसला नहीं हुआ। ठीक, तो उस सूरत में और उस पिटिशन खासतौर से जो चीज प्रोसीजर एक्ट में है, वो जो बेंच जिस तरह से नॉमिनेट होती है, जिस तरह बनाई जाती है, उसका प्रोसीजर उसमें मौजूद था और उस पर फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो काजी फायज ईसा साहब का ऑब्जेक्शन सही है कि जब अभी ये फैसला नहीं हुआ कि बेंच कैसे बनाई जाती है, तो ये कैसे बेंच बन गई। और मुझसे तो किसी ने कंसल्ट किया नहीं, हालांकि वो सीनियर मोस्ट जज है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस है। तो अब ये बेंच नहीं, तो मैं तो इसका ऐसा नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से तो उनका अपना फैसला जो है वो सही था और दूसरे जज साहब जो थे उनका भी फैसला सही था। अब बात असल में ये है कि अब चूंकि मामला उन्होंने दूसरी बेंच बना दी, वो चीफ जस्टिस का अख्तियार है, चीफ जस्टिस अगर चाहें तो बेंच चेंज कर सकते हैं, दूसरी बना सकते हैं। उन्होंने बना दी बेंच अपनी, और अब वो बेंच जो है 7 जजेस की बेंच जो है वो अब कल इस पे बहस करेगी और देखेगी और सुनेगी। तो आप वैसे इस बेंच को लीगल समझते हैं या आप समझते हैं कि नहीं, ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मौकफ है कि ये अदालत ही नहीं है, तो ये क्या वाकई बेंच नहीं है? फिर नहीं, मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि वो अदालत नहीं है। अदालत तो अपनी जगह पर है, वो खुद उसके हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि अपना उनका एक व्यू पॉइंट है, उसके लिहाज से वो नहीं बनना चाहते। तो ठीक है, उनको हक हासिल है, क्योंकि जुडिशरी में तो ये हमेशा के उसूल है, अगर कोई जज किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो उसको हक हासिल होता है कि वो कह दे कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो अलग हो जाए। लेकिन जो बेंच बनाने का जो राइट है
वो तो बासूरत अभी तक चीफ जस्टिस के पास। ठीक हो। अच्छा, जैसे सही फरमाइएगा, 2015 में आपको याद होगा कि इसी इशू के ऊपर एक फुल कोर्ट बन चुका है और उसका फैसला भी आया है, जो PLD 2015 और सुप्रीम कोर्ट, और उसका नंबर है 401। अब इसमें 11 जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया था और 6 जजेस जो उन्होंने मुखालफत की थी इसकी। अब 11 जजेस का जो फैसला है उसकी हैसियत, उसको अगर देखा जाए तो ये जो 7 जजेस का फैसला होगा, इसकी क्या हैसियत होगी उस फैसले के सामने? देखिए, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस वक्त 11 जज थे कि 7 जज थे। अभी जो इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो ये है कि आया ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के सामने ट्रायल की प्रोविजन है मिलिट्री एक्ट के, आर्मी एक्ट के सामने, वो आइन के मुताबिक है कि नहीं। और ये चीज सबसे अच्छी एक्सप्लेन की गई है ये जवाद खादर साहब चीफ जस्टिस जो होते थे पहले, उनकी पिटिशन में उन्होंने ये साफ कहा है कि ये सेक्शन 21D(1 and 2) जो है आर्मी एक्ट में, क्या वो आइन से मुतासादम है कि नहीं, इस पे फैसला करना है। तो ये फैसला अभी जो 7 जजेस की बेंच है उसने ये फैसला करना है और इस पे सारा केस डिपेंड करता है। बाकी सब चीजें आप भूल जाएं इस वक्त। ठीक हो गया। जैसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब ये फरमाइएगा, सर आप थे कोर्ट में आज थे आप दोनों थे कि नहीं? नहीं, मैं तो था, शाहीन साहब थे, लेकिन मैं कोर्ट में नहीं था। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये जो कुछ आज अदालत में हुआ, आप इसको क्या समझते हैं? कि आप समझते हैं कि अदलिया वाकई स्प्लिट हो रही है? क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक रूमर्स थी, अफवाहें थी, लेकिन आज जब कोर्ट रूम के अंदर एक नामजद चीफ जस्टिस ने एक मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर जो कुछ कहा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ सामने आ गया। अब तो देखें, काजी फाइज साहब पिछले 2-2.5 महीनों से किसी बेंच का भी हिस्सा नहीं बन रहे। ठीक, ये एक बड़ी यूनिक सी बात है कि एक सीनियर प्यूनी जज वहाँ पे अवेलेबल होने के बावजूद किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। और उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि वो ये समझते हैं कि बल्कि इवन ये जो कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उससे पहले उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस फर्द वायद करनी ये कमेटी होनी चाहिए। फिर ये कानून बन गया। जब ये कानून बना और पार्लियामान ने 2 दफा सदर को भेजा, पहली दफा सदर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी दफा अभी ऑन द वे था, यानी 10 दिन पूरे नहीं हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच ने उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन काजी साहब का जो स्टैंस है वो ये है कि कानून चूंकि बन गया, ठीक है, लिहाजा अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हो रहे हैं उनके मुताबिक वो गैर कानूनी है और मैं किसी गैर कानूनी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और आज उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया, यही बात की कि मैं उसको समझता हूँ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने ये केस सुनने से इनकार नहीं किया। ठीक है, क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं बेंच से अलग नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस बेंच को अदालत नहीं मानता। इसको इस वजह से नहीं कि मैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को उस कानून के खिलाफ समझता हूं जो कानून पार्लियामान ने बनाया है, जिसमें 3 रुकनी कमेटी को यह इख्तियार दिया कि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कानून को मुस्तरद तो कर सकती है अदालत, लेकिन उसे मुअत्तल नहीं कर सकती, और इन्होंने मुअत्तल किया हुआ, यानी स्टे ऑर्डर जी बिल्कुल। वो ज़ाहिर रिजर्वेशन, हमारी भी रिजर्वेशन उस पर थी बतौर इदारा भी। हमने पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी जो है वो एतराज़ किया कि ये नहीं करना चाहिए था इस तरह, क्योंकि वो हमारी पुरानी 20 साल से डिमांड्स आ रही थी कि इस पे वो जो भी शेक है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी की सारी पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए थी, जो कि वो पार्लियामान ने बनाई। ठीक, शोएब साहब आपकी तरफ आना है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक लेनी है मैंने। सवाल सादा है कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये करना चाहिए था या नहीं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शोएब साहब ये फरमाइएगा कि ये जो काजी फायज ईसा साहब ने ग्राउंड्स पेश की बाकायदा कि क्यों मैं इस अदालत से उठ के जा रहा हूँ और क्यों मैं इस बेंच को कबूल नहीं करता या उसको तस्लीम नहीं करता, उन ग्राउंड्स की बुनियाद पे क्या काजी साहब को उठना चाहिए था? और ग्राउंड्स हैं ठीक हैं या गलत हैं? देखिए, हम तो अब ये फैसला नहीं कर सकते कि वो गलत हैं या सही हैं, लेकिन एक बात है कि हम इसको, मैं कम से कम और हमारे वकला जो भी आज सारा दिन थे, बड़े सीनियर वकला सारा आज कोर्ट भरी हुई थी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम बड़े खुश थे
कि एक चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस डेजिग्नेट बैठे हुए हैं, और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जिसमें इसके बाद इजाजुल हसन साहब ने होना है, बल्कि उससे पहले सिद्धार्थ तारिक मसूद साहब जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे वो बैठे हैं, और इसके साथ मंसूर अली शाह साहब जिसने चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, सब ने चीफ जस्टिस बनना था। इससे सीनियर मोस्ट लोग बैठे हुए हैं। मैं बड़े खुश हुए कि इस जजमेंट का बड़ा अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन शुरू में ही उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने 2-3 बातें की जिसकी वजह से वो सारा मीडिया में आ चुका है। हमें तो सच्ची बात है कि मुनासिब नहीं लगा कि वो बैठते, ज्यादा बेहतर जजमेंट आती। अगर उनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता तो वो देते, बल्कि उन्होंने तो इस बारे में ऑलरेडी फैसला कर दिया है। जिस जजमेंट का आपने रेफरेंस दिया है PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 401, उसमें वो उन 6 जजेस में से शामिल थे जिन्होंने कहा था कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का और आइन की खिलाफ वर्जी में ये कोर्ट्स बनाए गए हैं। हालांकि वो उस वक्त आइन में तरमीम हुई थी, 2/3 मेजोरिटी के साथ आइन में तरमीम की गई थी। उसके अंदर जो था वो ये था, सनसेट क्लास थी कि 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, जो 23 तरमीम के जरिए 2 साल मजीद एक्सटेंड किया गया, और उसके अंदर ये भी शेक थी कि आप किसी पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा इनमें तरमीम के बावजूद इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम तो समझ रहे थे, काजी साहब ने कहा था, और काजी साहब 6 जजेस में शामिल थे कि जिसमें उन्होंने ये कहा था। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं था कि अगर वो उनका कोई एतराज था अभी तो वो अपनी जजमेंट का हिस्सा बनाते, वो बेहतर होता। लेकिन बहरहाल वो सीनियर मोस्ट जज हैं, उनकी एक डिस्क्रिशन है कि वो अगर किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते ऑन इट्स ओन ग्राउंड्स और वैलिड रीजंस। अब ये जो बेंच है इसकी लीगल हैसियत क्या है? क्योंकि जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो इससे उम्मीद नहीं रखते, पूरी उम्मीद नहीं है, और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। अब अगर फर्ज कर लें कि ये जो 9 रुकनी बेंच है ये फैसला कर देता है कोई, और कल को जब ये नए चीफ 7 रुकनी बेंच है, 7 अब ये 7 रुकनी बेंच फैसला कर देता है, और उसके बाद ज़ाहिर काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे, और हो सकता है वो दोबारा कभी किसी इसको रिवर्स कर दें, तो फिर इस फैसले की क्या? चीफ जस्टिस हो या कोई जज हो, हर जज की जुडिशल पावर्स उतनी ही हैं, बराबर हैं। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या एक दिन का कोई भी जज साहब हो, उनके दरमियान ये डिफरेंस नहीं है। आज जो 7 रुकनी बेंच बैठा हुआ है उन्होंने मेरिट पे फैसला करना है, और जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिसमें याया अफरीदी साहब ने कंसेंट दिया है कि हम इस बेंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। फैसला कोई जज कर सकता है, क्या फैसला आता है वो तो डिपेंड करता है। लेकिन आपको याद होगा कि काजी फायज ईसा साहब ने एक फैसला किया था जैसे सर्कुलर के जरिए, और उसका रेफरेंस भी दिया है उन्होंने, मुझे याद है, उड़ा दिया गया, पर 6 जजेस का बेंच बना के फैसले ऑर्डर को रिकॉल कर दिया गया। तो आप जो फरमा रहे हैं ना कि हर जज का फैसला होता है, तो इस जज के साथ तो ये हुआ था। देखें, इस जज साहबान का मैं एक बात पहले बता दूं। देखें, पहला एक सवाल आपने किया कि यह आईनी है, ये बेंच बिल्कुल आईनी है। उसकी वजह यह है कि जिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हवाला दे रहे हैं वो एक्ट सस्पेंडेड है, तो मीनिंग देयर बाय किसने बेंच बनाना है, वो ज़ाहिर चीफ जस्टिस की प्रेरोगेटिव है। और हम सारे वकला ने कहा खड़े होके कि हमने कहा जी हमारा इस वक्त बुनियादी इंसानी हुकूक की इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन है, आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसलिए हमें जल्दी सुने। ये हमें नहीं कहते बेंच कौन सा बनाए, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ जस्टिस, लेकिन हमें केस जल्दी सुनाए। और एक चीज मैं ये भी रेक्टिफाई कर दूं, तारिक मसूद साहब ने आज एक नुक्ता यहाँ पे उठाया था, आपको जाहिर खुद मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ अगर ज्यादतियां थी या 25 करोड़ आवाम का मसला था तो आपको पहले याद क्यों नहीं आया, अब आपको अचानक याद कैसे आ गया? और ये तो 1952 से चल रहा है। देखिए, एक है एक्ट कब से है, एक है उसका इतलाक कब से हो रहा है, सिवाय ये बात कि जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ से हो रहा है इसका नहीं हुआ होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पहले ये अमेंडमेंट हुई थी, 67 में अमेंडमेंट हुई थी, फील्ड मार्शल अयूब खान और SM जफर साहब उस वक्त वज़ीर कानून थे। लेकिन एक बात सर, उन्होंने ये बात एक ऑब्जर्वेशन की सूरत में दी कि जी आज आपको जल्दी क्यों है, लेकिन उसका जवाब तो बहरहाल मौजूद है कि आप इतने लोगों को उठाया हुआ है जिनका पता ही कोई नहीं, जो मिलिट्री एक्ट के तहत जिनकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनका भी नहीं पता कि कौन लोग गए हैं कौन लोग नहीं गए, उनका वकील किधर है। अच्छा, एक बात से वाजे कर दूं, जो आपने कहा ना कि इंटरम रिलीफ का कहा कि हम अभी नहीं देंगे, उन्होंने कहा हम अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, उसके बाद हम इंटरम रिलीफ का फैसला करेंगे कि क्या हमने स्टे देना है या नहीं देना, या इस केस को जल्दी डिसाइड करना है। हो सकता है, मतलब हो सकता है, लेकिन सुनने के बाद विदाउट हियरिंग नहीं। हाँ, पैसा ये फरमाइएगा कि क्या अब जो 7 रुकनी बेंच है ये इंटैक्ट रह सकेगा, या हो सकता है कल फिर कुछ जज अगर उठ के चले गए तो फिर क्या बने? देखें, ये तो हर जज की डिस्क्रिशन है कि वो बेंच का हिस्सा अगर नहीं रहना चाहता तो वो रिक्यूज कर सकते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है।
और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी फरमाया कि अगर कोई एक जज नहीं होगा तो बेंच काम नहीं कर सकेगा, फंक्शनल नहीं होगा। तो ये डिस्क्रिशन है। बहरहाल अब मैं नहीं कुछ कह सकता कि इनमें अभी पॉसिबिलिटी है रिक्यूज करने की या नहीं। अलबत्ता मिस्टर जस्टिस मसूर अली शाह साहब ने ये जरूर फरमाया कि मैं जवाद ख्वाजा साहब का कोई रिश्तेदार ऑफर की कि अगर किसी को एतराज है तो अभी बात कर देता है। और ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि वेल बिफोर टाइम ये ऑप्शन दे दी कि जनाब अगर किसी को एतराज है तो अब बात कर दे, मैं वॉलंटरली मैं रिक्यूज कर दूंगा। अच्छा, अब पाशा साहब देखें, आपको याद होगा कि जब 14 मई को इलेक्शन करवाने का फैसला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया था। फैसला क्योंकि गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करना था तो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया। अल्टीमेटली वो वक्त खत्म हो गया और उसके बाद फैसले की हैसियत खत्म हो गई। अब भी अगर ये अदलिया ये बेंच मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला जारी कर देता है तो इंप्लीमेंट तो फिर गवर्नमेंट ने करना है, और गवर्नमेंट अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करती तो फिर क्या होगा? देखिए, बात यह है कि आइन ने इसमें रास्ता दिया हुआ है। आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 बड़े क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर जजमेंट को, हर ऑर्डर को बाइंडिंग है तमाम अदालतों पे भी और तमाम 14 मई का फैसला भी तो वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। और कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया है कि 14 मई वाला फैसला हमारा तारीख का हिस्सा बन गया। तो ये भी तारीख का हिस्सा बन जाएगा और गवर्नमेंट जो है अगर इंप्लीमेंट नहीं करती तो फिर ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले, लोगों ने फैसला नहीं माना था, उनका क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है कि शुएब शाहीन साहब की पार्टी ने अभी तक शायद कंटेम्प्ट भी नहीं फाइल की, ये भी शायद मिले हुए हैं उनके साथ। ये क्या है, ये बेहतर बताएंगे। कंटेम्प्ट वो तो पार्टी खत्म होगी ना जी, पार्टी तो है ये, और पार्टी तो है। तो चेयरमैन साहब रह गया आज, अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बने हैं, मैंने इनको मुबारकबाद दी है। अख्तर रहमान साहब भी छोड़ सर, वो गुलाम सरवर खान साहब भी चले गए, चूरी खाने वाले। अब सिर्फ इमरान खान बचे। मैं आपको बताऊं सर, जिस वक्त ये लोग शामिल हो रहे थे तो हम उस वक्त भी ये कहते थे कि इमरान खान साहब ये गलत कर रहे हैं, ये लोग इनके लिए डिजास्टर साबित होंगे, और वही हुआ। आज देखिए, जो इमरान खान साहब ने आम वर्कर को टिकट दिए, अब पिंडी में 2 MPAs हैं, मैं उनकी मिसाल देता हूँ, नौजवान बच्चे लड़के हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल पे इलेक्शन लड़ा था सर, वो आज भी PTI के साथ मुंसलिक है, वो वर्कर है। इलेक्टेबल सारे चले गए चूंकि वो बॉन्ड लीडर है सर। मुझे लगता है कि इस पार्टी में 2 बंदे रह जाएंगे, शुएब शाहीन साहब, इनको नजर न लगा दीजिएगा, इनको नजर न लगा दीजिएगा। ही इज द ओनली वन इन पाकिस्तान। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने भाई को कि बड़ी दलेरी के साथ ये PTI के मौक़िफ़ को बड़े अरसे से, और एंड ही इज द ओनली वन जो कि कर रहे हैं। मैं इनकी इसको कदर की निगाह से देखता हूँ। अच्छा शुएब साहब फरमाइएगा सर, ये फैसला अगर हो गया तो इस फैसले की हैसियत क्या होगी? क्योंकि इंप्लीमेंट फिर गवर्नमेंट ने करना है, और गवर्नमेंट अगर इसे इंप्लीमेंट नहीं करती तो फिर अदालत क्या कर सकेगी? उसी तरह जिस तरह 11 मई का फैसला था। सिर्फ एक बात को ऐड करके जो पाशा साहब ने मेहरबानी मेरे हक में बात की है, लेकिन मैं एक बात कर दूं कि आज भी वोटर तकसीम नहीं हुआ। वोटर भी आज खान के साथ खड़ा है, PTI के साथ खड़ा है। जिस दिन ये जो लोटे जाएंगे ना वोट मांगने के लिए, आपने उनकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो तस्वीरें आई हैं वो आपने देख ली। कोई मुंह छुपा रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई पाँव की तरफ देख रहा है, और जब बाहर निकले मीडिया के सामने किसी में अखलाकी जरूरत नहीं थी मीडिया को वो फेस कर सके और जो कोई जवाब दे सके। आप इन्हें कैरेक्टरलेस समझते हैं? मैं समझता हूं कि जब जो कोई इस तरह बदअखलाकी करेगा, सीधा जवाब दें। जी मैं उसका सीधा जवाब दूं। जब कोई बदअखलाकी करेगा वो अपने जमीर में खुद शर्मिंदा होगा, जो कि उनका कंडक्ट बता रहा था। नहीं, वो देखिए, उनका जमीर नहीं बता रहा था, उनका जमीर शर्मिंदा नहीं होता, वो है ही नहीं एक चीज, तो शर्मिंदगी कहां से आएगी? मेरा सवाल सिंपल है, आप इनको कैरेक्टर समझते हैं? मैं समझता हूं गलत काम है। ये लोटे हैं ना, ये इन्होंने। अब मुझे बताइएगा, 90% ऐसे लोग रखे हुए थे कि जिनके पास ना जमीर ना की कोई चीज थी, नोइंगली, और जो लोटे थे पहले भी। तो अब आप इनको क्यों जुर्मवार समझ रहे हैं? जो लोग लेके आए तो उनको इनसे पूछे ना। इसमें 2 किस्म की कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जो लोटे थे, माइग्रेटेड बर्ड से और आए और चले गए। एक कैटेगरी वो है जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उनकी फैमिलीज को तंग किया गया, जिसमें शीरी मजारी का मैं मिसाल देता हूं।
ऐसे लोग, ये कैरेक्टर वाले लोग हैं। देखे ना, इन लोगों के साथ जो कुछ जुल्म हुआ, मुझे बताएं, अगर बहुत से लोगों के साथ भी हरासमेंट किया जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है कि लोगों को स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उसमें ये सारे वो लोग शामिल नहीं है। वो लोग भी शामिल हैं जिनके साथ उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको हरास किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। लिहाजा मैं आपके अगले सवाल की तरफ चला जाता हूं बजाय इस बात। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर ये बेंच भी कंट्रोवर्शियल हो चुका है तो इस बेंच का जो फैसला होगा उसकी आईनी और कानूनी और इखलाकी हैसियत क्या होगी? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ कर्नल रिटायर इनामुर रहीम साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, थोड़ी सी ताखीर से पहुंचे हैं लेकिन हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा। कर्नल सर, ये फरमाइएगा सर, ये जो फैसला होगा इसकी आईनी, कानूनी और इखलाकी हैसियत क्या होगी? दरअसल देखा जाए तो आज जैसे काजी फैजीसा साहब ने ये पॉइंट रेज किया कि ये बात तय हो चुकी है और वो कानून भी अब बन चुका है कि जब भी आप फुल बेंच बनाएं या जो भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें 184(3) के तहत, वो 3 सीनियर जजेस जो है वो डिसाइड करें, और उन्हें कहा वो लॉ मौजूद है या तो उसके मुताबिक आप बेंच बना ले, और या उसको मुअत्तल भी आपने नहीं किया और उस पर डेट्स भी हो रही हैं, तो आप क्यों नहीं उसको फाइनल करते तो उसके बाद बताएं। देखा जाए तो ये उनका लीगल पॉइंट था, इसलिए उन्होंने उसको छेड़ दिया। लेकिन जो आज मेरे लिए हैरान कौन बात ये थी कि आज इमरान खान साहब की पिटीशन वहां मौजूद थी जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। हम भी उसकी फेवर में नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि खान साहब के दौर में 25 सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के तहत। उन 25 सिविलियंस को जैसे अभी जैसे मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का प्लान है गवर्नमेंट, आप वकील थे मेरा ख्याल उन केसेस में, मैंने उन सबको चैलेंज किया। वकील तो उनको दिया ही नहीं गया। उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि वो 25 लोग अगवा किए गए। अगवा किए गए मतलब? अगवा किए गए। कानून यह है कि आप पहले FIR दर्ज कराएंगे, FIR के बाद वो FIR प्लेस होगी सेशन जज के पास, और वो जज फिर समन करके डिसाइड करेगा कि इसका फोरम ऑफ ट्रायल आर्मी होगा या सिविल होगा। ये कंकरेंट जुडिशल केस है। इन 25 बंदों के की कोई FIR किसी जगह दर्ज नहीं हुई। दे वेंट मिसिंग, ये लापता लोग थे बेसिकली, 2 साल से लापता रहे। उसके बाद इनको किसी कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया, और 2.5 साल के बाद किसी को 3 साल के बाद एक कन्फेशन उनकी बनाएगी, और वो कन्फेशन लेके खुफिया ट्रायल किया गया। उनमें से 22 बंदे तो वो हैं जिनको काउंसिल ही नहीं दिया गया कि कोई काउंसिल उनका अपीयर होता, और उन सबको सजाएं सुना दी गई। जिन 3 को सजाए मौत दी गई है उनको भी काउंसिल नहीं दिया गया। जबकि सैयद जमान के केस में सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि जब भी किसी आदमी का आप ट्रायल करेंगे आप उसकी फैमिली को इतला देंगे, क्योंकि फैमिली ने अरेंज करना है काउंसिल। इन तीनों की फैमिली को भी इतला नहीं दी गई। इनकी अपील को, आर्मी का प्रोसीजर ये है कि जब सेंटेंस हो जाती है तो फिर उस बंदे को जेल भेज दिया जाता है, वहां से फिर वो कोर्ट ऑफ अपील में आता है 40 दिन के अंदर। इन लोगों को जेल भी नहीं पहले भेजा गया, अपनी कस्टडी में रख के इनका कोर्ट ऑफ अपील रिजेक्ट कराया गया, फिर जेल भेजा गया। वहां से इनकी फैमिलीज को पता चला कि वो लोग तो जेल में। ये खान साहब मौजूद थे, बाजवा साहब के ये कमालात हैं, इसमें फैज हमीद साहब भी मुलवस हैं, क्योंकि ये सारे एक पेज पे थे, इसलिए इट वाज ऑलराइट, इनको कोई परेशानी नहीं थी। और ये जो केसेस थे किस नौयत के थे? ये ज्यादातर लोग को 20 साल पहले के जी आप कश्मीर की आजादी से आपका कोई तल्लक था, इन सब को वहां से उठाया गया, क्योंकि ये एक इंप्रेशन दे रहे थे कि जो लोग भी कश्मीर मूवमेंट के साथ इनका रिलेशन रहा उन सबको एलिमिनेट हम कर रहे हैं। और किसी को 20 साल पहले की जुर्म में कि जी 20 साल पहले आपके बारे में एक रिपोर्ट थी कि आप बॉर्डर पे देखे गए या आपने बॉर्डर क्रॉस किया। उस बाद में जब हमें अपील का पता चला कि इनकी अपीलें लगी हुई हैं तो हमने वहां रेज किया जो क्वेश्चन कि भाई 20 साल पहले तो ये ऑफेंस ही नहीं थे, ये आपने किधर से लेके इनको पकड़ लिया। और उसमें कुछ लोग तो ऐसे माजूर हैं वो चल फिर भी नहीं सकते थे, उनको भी घरों से उठाया गया और सीक्रेट ट्रायल करके तो उनकी कार्रवाई डाल दी गई। हालांकि ट्रायल के लिए, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के लिए भी मेडिकल फिट होना जरूरी है उस आदमी का, इनका कुछ भी नहीं कराया गया। इट वाज टोटल अबडक्शन। और आप ये समझते हैं कि खान साहब ने ये ज्यादती की इन लोगों के साथ? बिल्कुल, इन जुल्म किया है, ज्यादती नहीं है। एक एडवोकेट है नाजम कोटली के, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उनको उठाया गया, उनको कहा गया आप हमारे लिए काम करें। उसमें वो गुजरांवाला शादी पे आए हुए थे पंजाब में, शादी के बाद उन्हें वहां से उठा लिया गया और 2 साल तो पता ही नहीं चला। चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया और फिर जाके उन्हें एडमिट किया कि हमारे पास है, लेकिन उस वक्त तक सीक्रेट ट्रायल करके उनको जेल में 12 साल की सजा दे के भेज चुके थे।
ठीक है। अगर आप इस और अब ये सजा भुगत रहे हैं सारे लोग, सारे जेलों में 25 के 25। हमने और आप भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस भी ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस नहीं लिया। इसका नोटिस लें, हम ये अभी भी हमारा मुतालबा है कि इसका नोटिस लें और देखें कि उन्होंने खुद अपने दौर में क्या हुआ है। और उसमें मैं एक और चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ये मिसिंग पर्सन के केसेस में आई वाज द काउंसिल अतर मिनल्ला साहब के पास, उसमें उन्होंने कहा जी मैं आई विल फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी, ठीक, और रूल ऑफ बिजनेस के तहत जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसकी रिस्पांसिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पे आती है। उन्होंने कहा माई दीज ऑर्डर्स शुड बी प्लेस्ड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। वो फिर ऑर्डर जिसमें मुदस्सर नारू एक जर्नलिस्ट है 3 साल से लापता है, ये तमाम ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर को पेश किए गए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पेश किए गए। बताया गया कि ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, या तो आप बताएं कि आई एम अनएबल टू गिव डिसीजन, मैं इनको रिकवर नहीं करा सकता, या आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो एक्शन लें। फिर उसके बाद ये हुआ, वो उसमें खातून थी मुदस्सर नारू की वालदा की एहलिया की भी डेथ हो गई, उसका एक छोटा बच्चा रह गया। तो जज साहब ने कहा कि ये बच्चा और इसकी दादी ये दोनों जाके खान साहब प्राइम मिनिस्टर को इनकी मुलाकात कराई जाए। पहले तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा एहतजाज किया कि जी ये हमें कैसे ऑर्डर दे सकते हैं। हमने कहा ये ऑर्डर मौजूद है, यू हैव टू अरेंज हिज मीटिंग। तो उनकी मीटिंग अरेंज हुई तो उसकी दादी ने रोते हुए कोर्ट में आके बताया कि खान साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं आपका बेटा कब चला गया, कब लापता हुआ। यानी कोर्ट में रेगुलर प्रोसीडिंग हो रही है और उनको पता ही नहीं है, प्रोसीडिंग भी देख चुके हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इन सारे केसेस में प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, या वो बताए आई एम निनकम्पू, मेरे पास इख्तियार ही नहीं है किसी को तलब करने का, ये प्रोड्यूस कराने का। खान साहब ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने खान साहब को फिर पर्सनली तलब कर लिया कि आप नेक्स्ट डेट पे आए, लेकिन बाय दैट टाइम इनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो बात दरअसल ये है कि आज आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बननी चाहिए, लेकिन पहले तो आप हमें जवाब दें अपने 3.5 साल दौर में कि ये जो 25 लोगों को अगवा किया गया, इसके अंदर 3 रिटायर्ड अफसर भी आर्मी के, उनको भी अगवा। अब शोएब साहब जवाब दीजिए सर, अब ये जवाब दीजिएगा कि ये 25 लोग जो है वो सामने बैठे हुए वकील उनके, और वो कह रहे हैं कितना जुल्म हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब मिलने के लिए तैयार नहीं थे, तो आज आपको ये ह्यूमन राइट्स क्यों याद आ रहे हैं सर? देखिए, पहली बात तो एक सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं, एक सवाल का जवाब दे दूं। जब आपने फरमाया था कि क्या ये बेंच मुतनाज़ा हो गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुतनाज़ा नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ऑनरेबल जजेस ये बेंच बनाया गया। इसका जो फैसला होगा उसके अमल दरामद भी ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने ही कराना है। तो लिहाजा जो पहले भी फैसले अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसके ऊपर जिम्मेदारी। अब मैं आता हूं 25 लोगों की तरफ। देखें, पहली बात तो यह है कि ये 1-2 किस्म के इनके ट्रायल का हो सकता है, मुझे इनकी तफसीलात नहीं पता, करण साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं। बहरहाल देखिए, जो जज साहबान फैसला कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का, उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब चेंज हो गए, तो अगले प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए ना। प्राइम मिनिस्टर बाय डेजिग्नेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर बाय नेम नहीं होता। Whosoever is the प्राइम मिनिस्टर, फिर उनको तलब करके उनको एग्जीक्यूट कराना था। सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए, मेरा ख्याल है हाई कोर्ट में। मैं एक बात से मैं अपनी बात मुकम्मल करना, जिस जज साहब ने हैविंग रिस्पेक्ट फॉर हिम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे भी फिक्स करें जरूर करें। भाई सबसे पहले तो उनको आप रिलीज करें, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक को। देखें, मुझे ये बताएं कि ये उठाया मिलिट्री ने, मिसिंग पर्सन में उन्होंने शामिल किया, खुफिया किस्म की प्रोसीडिंग्स उन्होंने की। सर इसका मतलब हुकूमत में है ना सर। देखें, कानून तो 1952 का है ना, उसके अंदर अमेंडमेंट भी 67 की है। तो हाँ, ये अलग बात है कि इसको अंदर उस वक्त तब्दीली कर देते ना सर, अगर उन्हें आज तो आज कर दे ना, वो तो कानून तो किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। उन्हें हीट फील हो रही है, उन्हें महसूस है कि मेरा शायद केस खुल सकता है। मसला ये है कि इन लोगों को रिलीज किसने करना है? जैसे अतर मिनल्ला साहब हमें की रिस्पेक्ट, वो लोगों को रिलीज करें ना, लोगों को बेनिफिट दें, लोगों को उनके फैमिली से मुलाकात कराएं, उनकी अपीलों को, उनकी रेट पिटीशंस को एक्सेप्ट करें। ह्यूमन राइट्स का एतजाज एहसन साहब को क्यों नहीं पता चला, आपको क्यों नहीं पता चला, और लतीफ खोसा साहब को क्यों नहीं पता चला, और ये जो सारे जजेस इस वक्त मौजूद है इस बेंच में, उनको उस वक्त एहसास क्यों नहीं? देखें, वो मैटर पेंडिंग है इस वक्त भी कोर्ट्स में। उस वक्त कोई मैटर लेकर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब तक कोई मैटर लेकर नहीं आएगा, मुझे ये बताएं कि वो सुओ मोटो नोटिस तो तब आएगा कि जब उनके पास एक मैटर आएगा।
ये इनके बकौल वो मिसिंग पर्सन में शामिल होंगे आज भी। एक सिर्फ एक बात करके देखिए, आज अगर ये फैसला डिस्कस होता रहा है, मैं बोलता हूँ ना, अदालतों में, किन अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये हाई कोर्ट्स में। और दूसरी बात ये है कि जब इस केस का फैसला होगा, कल फर्ज करो ये तय होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स इस तरह बुनियादी हुकूक को मुअत्तल करके प्रोसीड करती हैं, तो ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसका इफेक्ट होगा कि जो पेंडिंग केसेस है सबको बेनिफिट उसका मिलेगा। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन कर्नल साहब आपके पास सवाल यही है कि क्या आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया था या नहीं किया था? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कर्नल साहब, ये आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लेके आए थे कि 25 बेगुनाह लोग इस तरह मिलिट्री कोर्ट से सजा भुगत के जेलों में पड़े हो। मैं इससे पहले एक और केस है, नसरीन बेगम का केस, उनका बेटा उठा लिया गया था इस्लामाबाद से, और वो केस भी अतर मिनल्ला साहब के पास ही था, जिसमें उन्होंने कहा जब तक ये रिकवर नहीं होता है इसकी वालदा को 1,20,000 पर मंथ आप देंगे, पहले तो रिकवर करें। उन्हें टाइम मांगा, आप हमें दें, हम प्रोब कर रहे हैं किस सेटअप के अंदर मांगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने टाइम मांगा कि आप हमें टाइम दें, हमारे बेख्तमार कैंप्स हैं उनमें से हम तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा जी इसमें तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो चुका है और जवेद इकबाल साहब ये तय कर चुके हैं कि ये एनफोर्स डिसअपेयरेंस का केस है, और उन्हें वहां से भी टाइम मांगा, आपसे भी मांग रहे हैं, उन्हें टाइम दे दिया। फिर जब वो बंदा नहीं बरामद हो तो उन्हें 1,20,000 पर मंथ उसकी इनकम थी, जब वो उठाया गया उन्होंने कहा ये इसकी फैमिली को दिया जाए। उसके खिलाफ इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है 1,20,000 देना, इस तरह तो बेशुमार लोग लापता हैं। मैं फिर उस केस में अपील हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने कहा जी ये तो हम नहीं देना चाहिए, ये खुद जिहाद के लिए चले गए हैं। मैंने कहा सर अगर जिहाद के लिए गए हैं तो वो भी इनकी कंसेंट से गए होंगे, क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर तो बॉर्डर ही कोई नहीं क्रॉस कर सकता। दूसरा, मैंने वहां लिस्ट पेश की कि 135 बंदा इनकी कस्टडी में जान से हाथ धो बैठा। ये जवेद इकबाल की रिपोर्ट है कि 135 बंदों की। मैं कहा सर इस पे एक्शन लें। और ये जज कौन थे? जवेद अपना चीफ जस्टिस साहब थे, उमर अता बंदयाल साहब। ठीक, मैंने न्यूज की अदालत में पेश हुआ। जी हाँ, मैंने 3 रुकनी बेंच था, काजी अमीन साहब फौत हो गए, वो भी थे। मेरे पास वो प्रेस की न्यूज थी जो प्रेस में रिपोर्ट शाया होती है ना हर महीने, जवेद इकबाल साहब शाया कराते हैं, जिसमें लिखते हैं कि उन्हें बड़ी खिदमात हैं और बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। उसी में लिखा हुआ था कि हमने इस महीने में 135 डेड बॉडी भी हैंड ओवर की है। मैंने वो उन्हें पेश किया। मैं कहा सर ये जवेद इकबाल तो बंदे जिंदा वापस कराने के जिम्मेदार हैं, ये डेड बॉडीज अभी पेश होनी शुरू हो गई। और ये कब की बात है सर, किस सन की? ये लास्ट ईयर की बात है, पिछले साल की। जी जी। आपका कहने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मसले का पता था? उन्होंने मुझे कहा कि ये जब केस हमारे सामने नहीं है, मैं कहा सर आई हैव प्लेस्ड इट बिफोर यू, आपके सामने मैं ले आई हूँ और केस लगा हुआ। खैर नाइस ऑफ हिम, उन्होंने उसमें स्टे नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं ये 1,20,000 आप पे करेंगे। ठीक। और मेरे उस पे उन्होंने कहा कि ये मेरे सामने है। मैं कहा सर हम आपके सामने ले आए हूँ, सुओ मोटो यही होता है, व्हेन कोई चीज चीफ जस्टिस के नोटिस में आए तो एक्शन लें, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जो 25 लोग हैं ये तो अभी पिंडी हाई कोर्ट में ये लगे हैं केस इनके, इन सब को, क्योंकि हमें तो इतला ही नहीं थी ना, उनके पेरेंट्स को पता था। ये तो हमने फिर डिफरेंट जेलों से उनके पावर ऑफ अटॉर्नी मंगवाए, साइन करवाए, वो जमा कराई पिटीशन, फिर रिकॉर्ड लिया। इसमें भी 4-5 बंदों का रिकॉर्ड हमसे शेयर किया गया, बाकियों का नहीं किया गया। ये सारे के सारे उस जमाने के हैं जब खान साहब और बाजवा साहब एक पेज पे थे, और जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट से मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं। चीफ आर्मी चीफ खुद से नहीं बना सकता ना, उसके पास इट्स द फेडरल गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो आपने जब फेडरल गवर्नमेंट में कंसेंट दी हुई है तो अभी आप कैसे कह सकते हैं चैलेंज करें? हम इसके हक में नहीं है कि मिलिट्री कोर्टें बने, वी विल बी द लास्ट पीपल टू सपोर्ट दिस। लेकिन मेरा सवाल यह है कि खान साहब को तो सुप्रीम कोर्ट में आप किस खुशी में आ गए? आप पहले अपना तो हमें हिसाब दें। अच्छा भाई साहब ये फरमाइएगा सर, ये फैसला जब होगा तो इम्प्लीमेंट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? देखिए हंसी निकल आपका बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि ये बात फैसला आने के बाद अगर की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, पता नहीं क्या फैसला होता है, आपको क्या पता क्या फैसला होगा। वैसे पूरा पाकिस्तान स्पेकुलेशन कर रहा था। देखिए स्पेकुलेशन अपनी जगह पे है, लेकिन वैसे आपका क्या मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे जो मामला सब जुडिट है, देखिए जब मामले में बात जस्टिस तारक मसूद साहब को पता है कि फैसला क्या होगा, तो आपको नहीं पता। अब मैं आपको बताऊं कि कर्नल साहब एक बात भूल रहे हैं, उस वक्त के वजीर आजम तब्दीली का नाम लेकर आए थे और ऐसी पब्लिक ने आके वोट दिया और उनको मुंतखब किया जो कभी भी वोट देने के लिए नहीं आए थे, फैमिलीज आई थी। चौधरी साहब आप नवाज शरीफ के बारे में कोई बात करें, वो तब्दीली का नाम लेकर नहीं आए थे। आज शहबाज शरीफ साहब है, ये तब्दीली का नारा नहीं लगाया।
इमरान खान साहब से तवक्को थी कि वो तब्दीली लेकर आएंगे, और हम ये समझते हैं कि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी ओपन, और मीडिया के पास मौजूद है वो क्लिप, कि मेरा बस चले तो तमाम टेररिस्ट जो हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। बिल्कुल सही। आज क्यों आए हैं? और आज जो पिटीशंस आई है, मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशन समझ हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं वो टेररिस्ट, मैं थोड़ी सी रिजर्वेशन में एक बात करूं, वो ये सारी कार्रवाई उसके कंटेक्स्ट में वो बात थी। नहीं एपीएस की बात नहीं, तमाम टेररिस्ट की बात हुई है। एक बात बड़ी अहम है सर, आज की ये पिटीशंस क्या इंडिविजुअल या पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। आज एक इशराफिया का बंदा, उसके बारे में ये स्पेकुलेशन चल रही है कि उसका मिलिट्री ट्रायल होगा, तो ये सारे खम ठोकर आ गए। क्यों? आम बंदा 25 वो बंदे जो कि गुमनाम थे, उनको ट्रायल हुआ, कोई भी नहीं आया इनमें से। क्यों नहीं आए? आम बंदों के लिए तो निकलना चाहिए था। इस मुल्क में प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे एक सवाल और मैं करता हूं आपसे। सवाल यह है कि अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि खान साहब का ट्रायल जो वो स्पेशल कोर्ट में नहीं होगा और बाकी जो 8000 लोग हैं या 4000 लोग हैं उनका स्पेशल कोर्ट में हो जाएगा, तो आपका क्या ख्याल है, फिर भी ये केस लड़ा जाएगा? मेरा ख्याल है कि अभी ये केस अब लड़ा जाएगा, क्योंकि इनका रिट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर बात आएगी, इसका जवाब क्या देंगे सारे कि हम क्यों वापस आ गए। लेकिन जो स्पेकुलेशन है या जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, और बस जो बॉर्न लीडर होते हैं ना, जो कि सिर्फ रूल करने के लिए आते हैं, उन पे जब कड़ा वक्त आता है तो फिर बहुत सारी ताकतें बाहर निकल आती हैं, और आज भी ऐसे ही हो रहे। आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन कल का दिन भी बड़ा अहम है, क्योंकि कल भी इस केस की समाअत हो रही है। मुझे यूं लगता है कि अगले 1-1.5 हफ्ते तक ये समाअतें चलती रहेंगी और हर रोज एक नया बहरान पैदा होगा। अल्लाह ताला इस मुल्क पे और आप सब पे रहम करे, और अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज भी रखे। अल्लाह हाफिज।